हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है और डेली हम सेकंड सेमेस्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न और शॉर्ट क्वेश्चन इन इस सब्जेक्ट का डिस्कस करते हैं। उसी प्रकार आज हम मैथ सब्जेक्ट का अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि जितने भी ये प्रश्न ये पवन सीरीज से है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये लेसन फर्स्ट से ही जितने भी अति लघु है वो लेसन प्रथम चैप्टर से है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, और ये जितने भी क्वेश्चन है आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा होती है। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिफिनीशन है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी विभाजित होती है वह क्या कहलाती है, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 19 हो गया, बहुत सारे ऐसे संख्याएं, 17 हो गया। वो क्या होता है कि एक से और स्वयं अपने आप से क्या होता है पूरा विभाजित होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो, क्योंकि जो एक है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य, तब तो आप आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या की क्या परिभाषा होती है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, जो हमने अभाज्य देखा था वो क्या था कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं अपने आप से पूरी विभाजित हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन जो भाज्य संख्या होता है इसकी जो परिभाषा होता है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भी पूरी विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें आपका 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला आपका थर्ड क्वेश्चन है कि अपवर्तक किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अपवर्तक किसे कहते हैं, तो अपवर्तक का अर्थ है विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये डिफिनीशन है। अपवर्तक का जो अर्थ होता है वो होता है विभाजक, डिवीजन, अर्थात आप कह सकते हो जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्या को, उस संख्या का क्या बोलते हैं, अपवर्तक कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर 12 दिया है, ठीक है। 12 का अगर हम 1 से भाग देते हैं तो क्या करेंगे, पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। 2 से अगर हम करते हैं तो ये भी विभाजित कर देगा। 3 से अगर करते हैं तो ये भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 12 क्या है, ये संख्या 12 को पूरी विभाजित कर सकती है। उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, यानी उन संख्याओं को, उस संख्या का हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक कहते हैं। यानी 12 का अपवर्तक क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। आप सभी को आंसर करना है कि 20 का अपवर्तक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। 20 का अपवर्तक क्या क्या हो सकता है, आसानी के साथ आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और 13 का अपवर्तक क्या क्या हो सकता है, इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि लौसपा निकालने की कितनी विधियां हैं। लौसपा निकालने की कितनी विधियां हैं, तो देखिए फ्रेंड, देखिए जो लघुत्तम समापवर्तक होता है हम इसको बहुत सारे ऐसी विधि है जिससे हम बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जिसमें आपका प्रमुख रूप से जो विधि है वो 3 है। कौन, एक तो अपवर्त्य लिखकर, दूसरा भाग विधि द्वारा और तीसरा गुणनखंड विधि द्वारा। फ्रेंड्स आप सभी को पता है अपवर्त्य किसे कहते हैं। जैसे कि 2 का अपवर्त्य क्या क्या हो जाएगा, 2 का अपवर्त्य जो होगा वो आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, इस तरीके से आपका 10 हो जाएगा। तो ये क्या है, 2 का अपवर्त्य है। तो हम अपवर्त्य लिखकर भी लौसपा निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा भी। इस तरीके से मान लीजिए 2 और 4 का लौसपा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में, फिर 2, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से ही जाएगा, फिर 1
फिर 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, तो इसका क्या हो जाता है लसअ। तो ये जो नियम होता है भाग विधि। गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है तो सबसे पहले हम 2 का निकालेंगे, ठीक है। तो 2 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर एक 2 है। और अगर हम 4 का गुणनखंड करते हैं तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, फिर 2 से जाएगा एक बार में। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ पे 1 2 हो गया और यहाँ पे 1 बचा है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में करते हैं तो हमको क्या आंसर प्राप्त होता है 4। तो गुणनखंड विधि द्वारा हो गया, अपवर्त्य द्वारा हो गया, भाग विधि द्वारा हो गया। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हो, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है, मशप निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सेम वही प्रोसेस होता है, इसमें बस चेंज हो जाता है। हम इसमें अपवर्तक विधि द्वारा, ठीक है, उसमें अपवर्त्य होता है और इसमें अपवर्तक होता है। यानी मशप निकालने की कुल 3 विधियां है, जिसमें आपका भाग विधि, जैसे आप सभी को पता है कि अगर ऐसी संख्या लेते हैं जो उन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, ठीक, तो वही संख्या हमारा क्या हो जाता है, मशप हो जाता है। गुणनखंड विधि द्वारा वही हो जाता है अपवर्तक विधि द्वारा, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। तो ये मशप निकालने की प्रमुख 3 विधियां, जिसमें भाग विधि, गुणनखंड विधि और अपवर्तक विधि आ जाता है। अगला देखिए, आपका प्रश्न है कि 156 और 2 से 21 और 377 का मशप ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। क्या है, 156 है, 221 है और 377 का मशप निकालना है। तो आप इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हो या भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हो या अपवर्त्य लिखकर भी निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम इसको भाग विधि द्वारा लगाते हैं। तो भाग विधि द्वारा जो नियम होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पे 221 है, ठीक है, 221 है और ये कितनी बार में जाएगा, तो हम यहाँ पे ये जो संख्या है 156 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे अगर 156 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, एक मार्थ में ले जाते हैं तो 156 हो जाएगा और ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 11 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, तो 11 में से अगर 6 जाएगा तो यहाँ पर क्या आप सभी को प्राप्त होगा, यहाँ पर तो यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा और फिर यहाँ हमारा क्या बचा, तो यहाँ पे हमारा जो बचा है वो 21 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 65 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 156 में भाग देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 156 हो जाएगा। एक मिनट, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। 156, ठीक, और 65 से 156 कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा आपका, यहाँ पे 156 है तो 2 बार में अगर हम करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, 156 और बराबर 65 कितनी बार में, यहाँ पे 130, क्योंकि 65 का आप 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। फिर हम इसको घटाते हैं तो 6 में से 0 जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 में से मतलब 15 में से 13 जाएगा तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 आ गया, 65 से करते हैं तो 65 26 से कितनी बार में अगर हम करते हैं तो 26 दूना कितना होता है, 52, ठीक है। तो यहाँ पे 52 हो जाएगा, कितनी बार में गया, 2 बार में। 5 में से 2 जाएगा तो 3, ठीक है। और 6 में से 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 6 में से 5 तो 21। आप देख सकते हो 26, 13 और 26, 13 का भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 13 दूना कितना होता है, 26। ये पूर्ण रूप से कट जाता है तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे 13। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो या भागफल, ये भी आपका भाग विधि द्वारा ही है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। 156 हो गया, ठीक है, 221 हो गया और 377 हो गया। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है, तो वो अगर आप 13 का भाग देते हो तो ये तीनों पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से 24, 40, 64 का मशप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा, न कि भाग विधि द्वारा। अब आप सभी को पता है गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले 24 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 40 का गुणनखंड करेंगे, 64 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो होता है, देखिए 24 का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं तो
यहाँ पे सबसे पहले आप अपवर्तक भी लिख सकते हो, यानी 24 को ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो। या फिर यहाँ पे हम 24 का सिंपल गुणनखंड कर लेते हैं। तो 24 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 24 है, यहाँ 4 है, सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 से ये 1 और 2 दूनी के 4, फिर हम 2 लेंगे, 2 से कितनी बार में जाएगा 6 बार में, फिर 2 से लेंगे तो ये 3 बार में, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 से 3 कट जाएगा, यानी 24 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे फिर 2 है, यहाँ पे 2 इंटू 3, हमारा 1 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा जो है 40 का हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यही करेंगे, 40 का भी निकालते हैं। तो 40 का जो हो जाएगा, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे 2 से कितनी बार में जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 से फिर 1 बार में, फिर 2 बचे, यहाँ पे 2 बचे 10, फिर 5, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 64 का वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है, यहाँ 64 का भी निकाल देते हैं, आसानी के साथ निकाल सकते हो आप। यहाँ पे 64 है, ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 से कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 2 दूनी की 4, फिर 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, 2 छके 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा तो 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ नीचे पूरा जाता जाएगा। तो 64 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे एक 2 यहाँ पे 1 2 3 4 और नीचे और भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2, तो यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे पूरा 6 2 है, यहाँ पे 3 2 है और यहाँ पर भी 3 2 है। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉमन क्या होते हैं, हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है और यहाँ पे कॉमन देखते हैं कि किसमें सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का यानी 2 का क्यूब यहाँ भी है, 2 का क्यूब यहाँ भी है, 2 का क्यूब यहाँ भी है। सिंपल, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आप सभी का जो यहाँ पे मौसा आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है और बहुत ही प्रोसेस के साथ आप इसको अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। सिंपल, आप इस तरीके से, जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ गुणनखंड विधि लिखा है आप इसको अपने कॉपी में लिखें। सबसे पहले आपको इस तरीके से 24 का 2 इंटू 2 मतलब क्या आया है, फिर 40 का, फिर कॉमन देखते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो मौसफा आएगा वो आएगा 8। अगर आप भाग विधि से निकालते तो बहुत इजी तरीके से आप निकाल देते हैं। सिंपल, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24, ठीक है, 40 और 64। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण रूप से इसको विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पर 8 जो है वो पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है, या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो जो भाग विधि द्वारा जो नियम होता है। यहाँ पर 40 को लेते, ठीक है, 24 करते तो ये कितनी बार में जाता, तो 24 से कम 24 जाता, ठीक, एक बार में जाता, 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारा 3 में से जब 2 आएगा, 3 में से 2 तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 24 हम लिखते, फिर 16 एकम 16, क्योंकि 16 दूना 32 से ज्यादा हो जाता है, 16 एकम 16 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका 24 था और 16 था, 16 एकम 16 एक बार में गया, फिर 14 में से 6 जाता है तो क्या होगा, हमारा क्या आ जाता, 8 आ जाता, मतलब 24 में से 16 को घटाते तो सिंपल 8 आ जाता। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हम 16 लिखते हैं और 8 दूनी के 16, तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। लेकिन यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा पूछा है तो इसलिए आप गुणनखंड करके बताओगे, न कि भाग विधि द्वारा। तो अब बहुत सारे प्रोसेस है जिनको आप लगा के बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हो। अगला 8वां प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से 12, 9, 25 का लसफल ज्ञात कीजिए। और तो सबसे पहले आप क्या करना है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, 12 का गुणनखंड कर देना है। तो 12 का अगर आप गुणनखंड करते हो तो यहाँ पे जो आपका आया था 2, जैसे कि अगर हम इसको निकालते हैं, ठीक है, 2 से तो ये कितनी बार में जाएगा 6, ठीक, फिर 2 से फिर 3 हो जाएगा, फिर तो 12 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हो गया। फिर आपको 9 का निकालना है, तो 9 का अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो 3 से लेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 का, यहाँ लिख देते हैं, जो 9 का होगा वो होगा आपका
3 इंटू 3। ठीक, फिर आपको 25 का निकालना है तो उसी प्रकार से हो जाएगा 25 का गुणनखंड निकाल देना है तो 5 इंटू 5। अब हम इसमें स्क्वायर देखते हैं, यानी कॉमन यहाँ भी है, कॉमन यहाँ भी है, कॉमन यहाँ भी है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, क्योंकि कॉमन हमने देखा यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है 2 का, यानी 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप सभी को जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 900। ठीक, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ गुणनखंड विधि द्वारा हो गया, भाग विधि द्वारा हो गया, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि 12 और 16 का लसफल ज्ञात कीजिए। आप भाग विधि द्वारा निकालो या फिर गुणनखंड विधि द्वारा। तो सिंपल भाग विधि द्वारा हम निकालते हैं 12 और यहाँ पे 16। सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 2 8 16। फिर 2 से 3 बार में जाएगा और 2 चौको 8। फिर 2 लेंगे, 2 और 3 नहीं कटेगा, फिर 2 दूनी के 4। फिर यहाँ पे 2 से जाएगा 1 बार में, फिर 3, यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4 2 और यहाँ पे 3 होगा, मैंने गलती से 5 लिख दिया है, फिर 3 होगा। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 48 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, भाग विधि द्वारा सबसे इजी प्रोसेस होता है, उतना टाइम नहीं लगता है। एंड अगला जो आपका क्वेश्चन है, लास्ट आज का प्रश्न है। ठीक है, ये लगा हुआ है कि 36, 24 और 20 का भाग विधि से लसफल याद करें। जैसे मैंने प्रोसेस बताया, सिंपल आपको 2 लेना है। ठीक है, और लगा ही पड़ा है 2 से, क्योंकि 18 दूनी कितना होता है 36, 12 दूना 24, फिर 10 दूनी की 20। इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 360। तो ये पूरा था फर्स्ट लेसन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट लेसन है ये आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 3 संख्याओं, ठीक, 3 अंकों तक की संख्याओं से लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक पूछ लेता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, जो सेकंड लेसन है वो है आपका व्यंजक से रिलेटेड है। व्यंजकों का गुणा भाग घटाना किस तरीके से कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने लेसन 1 का जो पवन गाइड है या कह सकते हो पवन सीरीज है, उसमें से जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। आप अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।